एडमिट कार्ड आपके पास आ चुका है। एग्जामिनेशन देने के लिए आपको अब जाना ही है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप कल्पना कीजिए, किसी भी वजह से, वजह क्या था, ये बात का जिक्र करना अभी जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा संभावना हो सकता है कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा और जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उनमें से एक भी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है। कम से कम 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर 1, वो जिन्हें कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पता है। नंबर 2, जिनको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तो आते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उनको नहीं पता है। और 3rd नंबर वाले ऐसे भी स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जिन्हें कि कुछ भी नहीं आता है। क्या वजह रहा जिसके वजह से वो पूरा ईयर अपने समय को बर्बाद किए। इस वक्त इस बात का जिक्र करने का कोई गुंजाइश नहीं है। किस गलती की वजह से हुआ था इसको छोड़ दो। ऐसे स्टूडेंट के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो बच्चे किस तरह से पास कर जाए। ये आज हम लोग 2 टिप्स या 2 ट्रिक्स में बतलाऊंगा जिसके वजह से ऐसे बच्चे पास कर जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं, आपको कोई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पता नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप किसी भी टर्म को नहीं जानते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 अगर इस तरह से आता हो, मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द 83, 15, 27 और आपको 4th टर्म इसका फाइंड करना है। 4th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसका तो एक फॉर्मूला है लेकिन वो फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसी तरह के सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन पर और हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी होगा 2 क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरह से हम उसको सॉल्व करें, जबकि मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है तो किस तरह से पास करेंगे, ये टॉपिक है आज। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहां पर आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है। यहां पर कीवर्ड है सबसे पहले तो एपी। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम तो जरूर सुना होगा, स्कूल में, क्लास में, ट्यूशन में टीचर्स इसका जिक्र किए ही होंगे, इतना तो याद होगा आपको। और फिर 4th टर्म, इसका दूसरा कीवर्ड है 4th टर्म। अब ये 2 कीवर्ड से आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसको देखो। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको इसका सॉल्यूशन पता नहीं है। हम लोग लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इसका क्या है यहां पर, तो ये 3 है, ये तो आप देख रहे हैं, 3 लिख देंगे। 15 इसका सेकंड टर्म है, लिखेंगे T2। फर्स्ट टर्म को ए लिखेंगे, सेकंड टर्म को टर्म 2 लिखेंगे T2 सेकंड टर्म
इज इक्वल टू 15। इसके सॉल्यूशन को आप तभी कर सकते हैं जबकि कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो हम लोगों को फाइंड करना होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू। अब कॉमन डिफरेंस आपको पता ही नहीं है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। यहां पर दो बात है, या तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये आपको पता होगा, अगर पता है तो आप लिख देंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये भी नहीं पता है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे तो हम लोग यहां पर लाकर उसके सॉल्यूशन को छोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि इससे क्या हुआ सर, क्या इससे हमको मार्क्स मिल जाएंगे? जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपने यहां पर आपका क्वेश्चन एंड किया हुआ है और ये आपका सॉल्यूशन है यहां से, तो आपने इतना सा तो काम किया ही है। अगर चाहो तो थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर दो, तो जितना काम करोगे उतना आपको मेहनताना तो देना ही होगा मुझे, तो कुछ मार्क्स तो आपको इसमें मिल ही जाएंगे। फिर टेंशन किस बात का है कि तुम फेल करने जा रहे हो। दूसरा टिप्स जो यहां पर मैं दूंगा वो ध्यान से सुनो। टिप्स नंबर 2, जहां पर कि आपको ज्यादा सावधानी रखना है। किसी भी एग्जामिनेशन में दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। नंबर 1 गुड हैंड राइटिंग और नंबर 2 बैड हैंड राइटिंग, जिसका कि हैंड राइटिंग उतना क्लियर नहीं है। जब भी एग्जामिनर कॉपी को देखते हैं तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्लियरली रीडेबल है या नहीं, हम उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो एग्जामिनर इजी वे में पढ़ लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हैंडराइटिंग साफ सुथरा हो, बड़ा बड़ा आप लिखते हैं, तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो जब बड़ा बड़ा लिखेंगे तो स्पेस ज्यादा लगेगा, और फिर स्पेस जब ज्यादा लगेगा तो किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होता चला जाएगा। और फिर जब बड़ा आप लिखते हैं तो हैंडराइटिंग आपका अच्छा होता है। ये दोनों स्टूडेंट 90+ वाले हैं, लेकिन जिसका कि बैड हैंडराइटिंग है वो 80s में चले जाएंगे और जिसका गुड हैंडराइटिंग है वो 90s में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हैंडराइटिंग को अगर आप बना के लिखते हैं तो आपको यहाँ पर भी फायदे मिलेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके लिए 3 घंटे का टाइम पास करना काफी मुश्किल होता है। वैसे स्टूडेंट जो कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को याद ही नहीं किए हैं, प्रश्न के उत्तर को वो दे नहीं पाएंगे, उनके लिए वो 3 घंटा काफी मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में अगर आप अच्छे हैंडराइटिंग बना के लिखेंगे तो आपका समय भी धीरे धीरे खपत होता जाएगा और अच्छा हैंडराइटिंग भी आपका होता चला जाएगा। अगर आप ये 2 टिप्स को मानते हैं या ये 2 ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो भी आप पास करोगे। मेरी बात मानो, हिम्मत मत हारो। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल भी आते होंगे कि सर आपने तो प्रोग्रेशन का इजी टॉपिक बतला दिया, अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक पर जिस पर कि हमको कुछ आता ही नहीं है वहां पर हम क्या करेंगे? तो डिफिकल्ट तो कुछ भी ऐसे है नहीं, आपने सारे टॉपिक्स को थोड़ा बहुत भी तो पढ़ा ही होगा। चलिए डिफिकल्टी की बात करते हैं तो हम लोग ले लेते हैं एक आइडेंटिटी की बात करते हैं। एक आइडेंटिटी पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आइडेंटिटी को ऐसे स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का एक एग्जांपल लेते हैं कि इस क्वेश्चन को
आप कैसे सॉल्व करेंगे जबकि इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर आपको पता ही नहीं है। देखिए, प्रूव दैट sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अगर ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ जाए और आपको इसका आंसर पता नहीं हो तो इसमें कौन सा ट्रिक लगाते हैं? ट्रिक नंबर 1 के मुताबिक सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे LHS। ये जरूर लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? तो अपने दोनों हाथ को, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन आता है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। ठीक, अब जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए होंगे तो यहां पर एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर ये याद है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। दूसरा स्टेप बन गया। लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का भी फॉर्मूला याद नहीं है आपको, तब आप क्या करेंगे? उस स्थिति में ये वाला लाइन हम लोग यूज कहां से करेंगे? ये तो आता ही नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग इसके बाद का स्टेप लिखेंगे इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू, छोड़ दो क्योंकि इसके आगे तो आता ही नहीं है। अब कहोगे कि इससे क्या फायदा होगा सर? इससे फायदा होगा क्योंकि आपने ये लाइन यूज किया, ये लाइन यूज किया, कम से कम 2 लाइन तो आपने यूज किया। और जब 2 लाइन आपने यूज किया तो आपको कुछ मार्क्स तो देने ही पड़ेंगे। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो 3rd लाइन को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और उस स्थिति में हम इसको लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर अगर आप आ जाते हैं तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर तो ये एक फॉर्मूला है, आपको नहीं पता है तो फिर यहीं पर छोड़ देते हैं हम लोग। जहां तक हम चल सकते हैं चलो, तो वहां तक के लिए आपको इनाम मिलेंगे ही। उम्मीद है कि मेरी इस 2 टिप्स पर आप अमल करेंगे और एग्जामिनेशन में जो आपका एग्जाम फियर है ये डेफिनेट दूर होगा। आपके लिए दुआ करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। जय हिंद, जय भारत।